मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज बीए पाठ तृतीय की क्लास में हम लोग शीत युद्ध पढ़ेंगे। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध जैसा नाम से लगता है, ये एक सामान्य युद्ध की स्थिति नहीं है। ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न हुई और एक वैमनस्यपूर्ण स्थिति बनी। और इस वैमनस्यपूर्ण स्थिति का कारण था अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार और उसका जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी में प्रयोग। लेकिन जब उसने इसका प्रयोग किया तो अपने मित्र राष्ट्र खास करके सोवियत संघ के साथ इस बात को साझा नहीं किया और इससे पूरे विश्व में एक भय, तनाव और एक तरह से हम ये कहें कि अविश्वास का वातावरण बनने लगा। इस युद्ध में भी सोवियत संघ को काफ़ी हानि हुई। इसके साथ साथ अमेरिका और सोवियत संघ अब अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लग गए और मौका भी उन्हें मिला। और इसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वे यूरोप के साम्राज्यवाद से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बड़ी महाशक्तियाँ ये चाहती थी कि एशिया और अफ्रीका के जो देश स्वतंत्र होना चाह रहे हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी जाए और विचारधाराओं के मामले में सामरिक सहायताएं भी दी जाए। और इस तरह से न केवल सैनिक संगठनों का जन्म हुआ बल्कि अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश भी निरंतर की जाने लगी। शीत युद्ध जो था ये वास्तव में युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं था, बल्कि दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। इसे सशस्त्र शांति का युग भी कहा गया, जिसमें दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो एक तरह से तैयार थी, लेकिन युद्ध नहीं करना था। और क्यों नहीं करना था, उसका रीज़न था कि क्योंकि अब परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास था। अब देखते हैं शीत युद्ध की परिभाषाएं और उसकी प्रकृति। शीत युद्ध जो वाक्यांश है ये वॉल्टर लिपमैन नामक विद्वान ने दिया है, लेकिन इस शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिणी कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया था। उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें तो वी आर टुडे इन द मिस्ट ऑफ ए कोल्ड वॉर, आवर एनिमीज आर टू बी फाउंड अब्रॉड एंड एट होम। यानी हमारे शत्रु हमारे सामने नहीं है इस युद्ध में, वो दूर बैठे हैं अपने घरों में। यानी शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसको हम ये कहें कि वो वास्तव में सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा, सेना के माध्यम से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये अलग तरीकों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसकी कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लेमिंग की परिभाषा। शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग थलग रखना और मित्रों को जीतना है। ग्रीव्स के अनुसार शीत युद्ध परमाणु युद्ध में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर है। यानी हम इसमें शस्त्र यूज़ नहीं कर रहे, इसमें हम हथियार यूज़ नहीं करते, उसके बावजूद भी पूरी तरह से तनाव बना रहता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ये एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि लोगों के दिमाग में युद्ध के विचार को प्रश्रय देने वाला युद्ध शीत युद्ध है। भारतीय राजनयिक केपीएस मेनन ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा कि शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा में ये दो विचारधाराओं पर संघर्ष था। पूंजीवादी विचारधारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी और सोवियत विचारधारा जो साम्यवादी थी। दो तरह की शासन प्रणालियां इसमें काम कर रही थी। संसदीय प्रजातंत्र जो सोवियत संघ का था और प्रजातंत्र जो अमेरिका का था। दो गुटों, क्योंकि सैनिक शक्तियां कर ली गई थी इसके बाद में, नाटो जो अमेरिकी गुट था और वारसा जो सोवियत गुट था। दो राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका
और सोवियत रूस के मध्य होने वाला युद्ध था। भारतीय राजनयिक केपीएस मेनन ने कहा, शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा में दो विचारधाराओं का युद्ध था। तो वहीं इवान लुआर्ड ने अपनी संपादित पुस्तक द कोल्ड वॉर की भूमिका में कहा, शीत युद्ध वाक्यांश की सुनिश्चित परिभाषा के अभाव में ये विलक्षण है। शायद इसे राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतियोगिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो राज्यों के बीच सैनिक संघर्ष के दायरे में आता है। तो वहीं फ्रेंड हॉलिडे ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा, 1946 से 1953 और 1979 के बाद से शीत युद्ध शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है महाशक्तियों या खेमों के बीच परस्पर संबंध जो जमे हुए तुषार की भांति यानी बर्फ की तरह से जमे हुए हैं। दूसरा है संघर्ष ने विस्फोटक रूप कभी नहीं लिया, यानी संघर्ष बना रहा लेकिन युद्ध के रूप में कभी सामने नहीं आया। फ्रेंड हॉलिडे ने शीत युद्ध की 6 प्रमुख पहचान बताई। पहली है सैनिक शस्त्रीकरण में वृद्धि, यानी युद्ध नहीं हो रहा लेकिन उसके बावजूद भी शस्त्रीकरण को बढ़ाया जा रहा है, यानी युद्ध की स्थिति को बनाए रखा जा रहा है। दूसरा है एक दूसरे के प्रति प्रचार अभियान में तेजी। साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को तेज कर दिया, जिसके बहुत सारे माध्यम उन्होंने काम में लिए। तीसरी जो पहचान बताई इसकी वो थी महाशक्तियों के बीच सफल और सार्थक वार्ताओं का अभाव, यानी महाशक्तियां बातचीत कर रही हैं लेकिन वो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही, कोई सार्थक हल उसका नहीं निकल रहा, किसी विश्व की समस्या का हल इसके माध्यम से नहीं निकल रहा। चौथी पहचान जो बताई वो है पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच संघर्ष के कारण तीसरी दुनिया के कई देशों में क्रांतिकारी घटनाओं का होना। और पांचवी जो इसकी पहचान बताई उन्होंने वो है दोनों खेमों के सभी मित्रों पर कड़ा अनुशासन। संयुक्त राज्य ने अपने खेमे के सभी मित्रों पर पूरा अनुशासन लागू कर दिया और सोवियत संघ ने भी अपने मित्रों पर कड़ा अनुशासन लागू कर दिया, यानी एक दूसरे के खेमे में जाने की इजाज़त नहीं थी। और छठा, पूर्व और पश्चिम के बीच चले आ रहे तनाव और विवादों का अधिक खतरनाक हो जाना, यानी अब स्थितियां विवादास्पद और तनावग्रस्त हो गई थी, हालांकि युद्ध नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये इसका अर्थ है। अब इसकी प्रकृति देख लेते हैं। जैसा हमने देखा कि वास्तव में ये युद्ध नहीं है, ये मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है, प्रचार माध्यमों से लड़ा जाने वाला युद्ध है और इसके माध्यम से एक तरह से सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य संघर्ष था और इसमें गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना जैसे कार्यों को इसमें किया गया। और कुल मिलाकर के ये जिसे हम कहते हैं कि जिसे हम हॉट वॉर कहते हैं या जिसमें शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उससे भी एक तरह से ये ज़्यादा कठिन युद्ध था, ज़्यादा जिसे हम कहें घातक युद्ध था। अब आते हैं इसकी प्रकृति पर। ये जो युद्ध है ये वास्तविक युद्ध नहीं बल्कि युद्ध की स्थिति है। दूसरी जो बात आती है ये है हर वक्त इससे युद्ध का वातावरण बना रहता था। तीसरा था घातक अस्त्र शस्त्र के निर्माण की होड़ बढ़ी। अगला है समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न और अन्य प्रचार के माध्यम से एक दूसरे की आलोचना इसमें जारी रही। और अगली बात आती है सशस्त्र युद्ध को छोड़कर अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही। अगली बात है कूटनीतिक दावपेचों से लड़ा जाने वाला युद्ध है ये, जो वास्तविक युद्ध का मार्ग प्रशस्त करता है। अब आते हैं इसके सामान्य कारणों पर। जो इसके सामान्य कारण हैं, यानी इसके जो मुख्य कारण है युद्ध क्यों हुआ, उसके जो मुख्य कारण है उसको हम लोग 3 भागों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहला कारण है सामान्य कारण। सामान्य कारण में हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहला सामान्य कारण में जो बात आती है वो है विचारधाराओं का टकराव। अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा ने सोवियत रूस की
और पूर्वी यूरोप के देशों में जो साम्यवादी विद्रोह हो रहा था उसकी आलोचना की, और दोनों एक दूसरे को परस्पर विचार साम्राज्यवादी कहते थे। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांति कराना प्रारंभ कर दिया, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और बल्गारिया जैसे देश आते थे। तो ये विचारधाराओं का जो टकराव था, ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण है विजित प्रदेशों पर प्रभुत्व की इच्छा। जो विजित प्रदेश थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली पर आधिपत्य को लेकर अमेरिका और रूस में काफ़ी लंबी खींचतान बनी रही। अगली बात आती है इसमें राष्ट्रीय हितों का अंतर। अमेरिका साम्यवादी विचारधारा को खत्म करके पूरी तरह से पूरे विश्व को अमेरिकी समर्थक बनाना चाहता था, तो सोवियत संघ पूंजीवादी विचारधारा को समाप्त कर साम्राज्यवाद फैलाने की लालसा से शीत युद्ध को आगे बढ़ा रहा था। इस तरह से कुल मिलाकर के शीत युद्ध का जन्म हुआ। चौथा जो सामान्य कारण है वो है महाशक्तियों द्वारा शक्ति संघर्ष की राजनीति। दोनों ही गुट जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहे थे। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे थे। देशों को अधीनस्थ बनाने का प्रयास चल रहा था। आर्थिक और सैनिक सहायता देकर के अपने गुट में लाने के प्रयास हो रहे थे, और सिद्धांतों के माध्यम से शक्ति संघर्ष का सहारा लिया जा रहा था। और पांचवा सामान्य कारण है एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार कर रहे थे, जो रेडियो के माध्यम से था, टेलीविज़न उस समय आया नहीं था, अखबारों के माध्यम से था, अन्य प्रचार के माध्यम इसमें काम में लिए जा रहे थे, पोस्टर थे और अन्य माध्यम इसमें लिए जा रहे थे। अब आते हैं इसके उदय के दूसरे कारण पर, जो है अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायतें। अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ को बहुत सी शिकायतें थी, जिससे भी ये शीत युद्ध का वातावरण बना। इसमें जर्मनी की सेना ने जब संयुक्त सोवियत रूस में घुसकर काफ़ी हानि पहुंचाई, तो रूस ने अमेरिका से पश्चिम यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन अमेरिका ने और ब्रिटेन ने इस अनुरोध को लगातार टाला, और इससे न केवल जो रूस था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि सोवियत रूस को ये संदेह भी हो गया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ऐसा जानबूझकर किया है जिससे जर्मनी रूस की साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त कर दे। दूसरा जो महत्वपूर्ण शिकायत थी अमेरिका के विरुद्ध, वो थी अमेरिका द्वारा परमाणु बम के रहस्य को गुप्त रखना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और अमेरिका ने न केवल इसके विकास को गुप्त रखा बल्कि इसका प्रयोग भी गुप्त रखा, और जब इसका प्रयोग हो गया उसके बाद ही सबको इसके बारे में पता चला, जिसने सोवियत रूस में काफ़ी हद तक अमेरिका के प्रति अविश्वास को बढ़ा दिया। तीसरी बात इसमें आती है रूस को मिलने वाली सहायता पर रोक। लैंड लीज अधिनियम के तहत यूएसएसआर को दी जाने वाली जो राशि थी वो बहुत कम थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे भी बंद कर दिया। और अगली बात आती है इसमें पोलैंड एवं बाल्टिक देशों में रूस विरोधी गतिविधियां। तो इस तरह से ये थी अमेरिका के प्रति सोवियत संघ की कुछ शिकायतें। अब तीसरी बात पर हम आते हैं, जो इसके उद्भव के कारण में था, वो है सोवियत संघ के विरुद्ध भी अमेरिका को कुछ शिकायतें थी, और उन शिकायतों के कारण जो अमेरिका था वहाँ भी काफ़ी हद तक सोवियत जो शीत युद्ध था वो बढ़ने लगा था। इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसमें आती है, पहला, रूस ने याल्टा समझौते का उल्लंघन किया था, जिसमें पोलैंड पर अपनी संरक्षित लुबानिन शासन को लादने की कोशिश की। दूसरा है रोमानिया, पोलैंड और युगोस्लाविया, अल्बानिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की।
तीसरा आता है 1946 में मंचूरिया स्थित रूसी सेना ने राष्ट्रवादी नेताओं को प्रवेश से रोका, लेकिन साम्यवादी नेताओं को पूरी सुविधा दी गई, जिससे जापानी सेना को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा है रूस द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया गया, तो अमेरिका को भी बहुत शिकायतें थी। तीसरी शिकायत अमेरिका को थी रूस ने ईरान से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था। चौथी शिकायत थी अमेरिका को टर्की पर रूस का दबाव बढ़ता जा रहा था। पांचवी शिकायत थी कि सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बहुत ज़्यादा बोझ लादा जा रहा था। छठी शिकायत है सोवियत संघ द्वारा यूएनओ में बार बार वीटो का प्रयोग हो रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिकायत थी, जिससे यूएनओ का कामकाज काफ़ी हद तक बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। सातवीं जो बात इसमें आती है वो है बर्लिन की नाकेबंदी, और आठवां आता है अमेरिका में सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी गतिविधियों को भड़काना। तो इस तरह से ये कुछ कारण रहे जिससे शीत युद्ध का जन्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जो था, ये जैसा हमने शुरू में देखा, ये मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था, वाक युद्ध था, प्रचार के माध्यम से चल रहा था। इसमें सेनाओं का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया गया था।